सो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखिए किस राज्य ने निंगल नालामा योजना शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। क्या है ये निंगल नालामा योजना? इसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं। तो इसका उद्देश्य है जितनी भी योजनाएं राज्य में चल रही है, तमिलनाडु में चल रही है, उसके कार्यान्वयन की समीक्षा, मतलब भैया वो सही से तो चल रही है ना, जनता की शिकायतों का समाधान तो किया जा रहा है ना। तो इन सब की देखरेख के लिए ये योजना उन्होंने शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई होती है। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आर.एन. रवि गवर्नर हैं। थुथुकुडी, अभी आपको याद होगा मोदी जी जब तमिलनाडु की यात्रा पर गए थे तो तमिलनाडु के थुथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन फेरी का उन्होंने उद्घाटन किया था, ध्यान रखना ये भी। फिर पूछ रहे हैं भी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो आंसर होगा नायब सैनी। क्योंकि अभी तक हरियाणा के जो मुख्यमंत्री आपको याद है वो मनोहर लाल खट्टर थे 2014 से, लेकिन क्या है उनकी गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी और जेजेपी जननायक जनता पार्टी का गठबंधन था। लेकिन दुष्यंत चौटाला की नेतृत्व वाली ये जेजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया बीजेपी से, और उस कारण से मनोहर लाल खट्टर जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और ये जो मनोहर लाल खट्टर जी थे वे हरियाणा में आप कह सकते हो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ये जब गठबंधन टूट गया तो बीजेपी ने फिर निर्दलियों के साथ मिलकर के अपना बहुमत हासिल किया, फिर से अपनी सरकार बनाई और फिर मुख्यमंत्री इस बार उन्होंने नायब सैनी को बनाया। इस तरह से हरियाणा के वो 11वें मुख्यमंत्री बन गए। और हरियाणा के जो गवर्नर है कौन, बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने ही शपथ दिलाई है, गवर्नर ही शपथ दिलाते हैं, याद रखना। अभी विष्णुदेव साय ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे और चंपई सोरेन झारखंड के बने थे, याद होगा आपको। बाकी लाल दुहोमा ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने थे। अभी वैसे मध्य प्रदेश के कौन बने थे, मोहन यादव, और राजस्थान के भजनलाल शर्मा बने थे और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी बने थे। ये सारे नए बने हैं, इनको ध्यान में रखना, मैंने बता दी एक साथ आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम की बुक है, इसको किसने लिखा है? शोभना के नायर ने लिखा है। रामविलास पासवान का नाम तो सुना सुना लग रहा होगा ना, ज्यादा इनके बारे में और कुछ याद हो न हो, लेकिन इतना तो आपको याद होगा ये उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे थे 2019 से 2020 तक के लिए। लेकिन फिर 2020 में उनका निधन हो गया था, तो उन्हीं के जीवन पर यह बुक लिखी गई है। बुक का नाम याद रखना, और किसने लिखा है? शोभना के नायर ने लिखा है। अभी 2021 में पद्म भूषण भी इनको मिला था, ये भी ध्यान रख लो। फिर पूछ रहे हैं अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आंसर होगा अश्विनी कुमार को। तो अश्विनी कुमार इनको प्रमुख निर्यातक निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने ए शक्तिवेल का स्थान लिया। किसका स्थान लिया ये बहुत कम पूछा जाता है, पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन कौन अपॉइंट हुए हैं ये तो आपको याद रखना ही है। अच्छा, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करता है? ये व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार को सलाह देता है और राज्य सरकारों को निर्यात रणनीति तैयार करने में मदद करता है, और इसी के अध्यक्ष बने हैं अश्विनी कुमार। और पूछे कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अच्छा, मरियम नवाज नाम याद रखना, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी ये, पंजाब प्रांत से। नवाब सलाम इंपॉर्टेंट नाम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बने थे, और ये किस देश से हैं? लेबनान से हैं। बाकी अनिल कुमार लाहौटी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आंसर होगा किशोर मकवाना को। तो हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने विजय सांपला का स्थान लिया। अच्छा, इनके अलावा लव कुश कुमार का नाम भी याद रखना, इनको इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 में। इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। याद रखना ये एक संवैधानिक निकाय है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 338 में। देखो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं इसके बारे में। शुरुआत में क्या होता था, अनुच्छेद 338 338 के तहत एक विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता था। फिर 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और एक सदस्य की जगह बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया। लेकिन उसके बाद फिर 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा फिर से अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और इस बार एसटी और एससी दोनों के लिए अलग अलग आयोग स्थापित किया गया।
और तब से आप देखोगे राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग ये तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आता है, और राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग ये अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी दी है मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शन में देखो आप, एएस राजीव अभी सतर्कता आयुक्त बने थे हमारे, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने थे, इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं, और रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने थे। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने प्रित्जकर पुरस्कार 2024 जीता, तो आंसर होगा रिकेन यामामोटो। याद रखना प्रित्जकर पुरस्कार इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये रिकेन यामामोटो ने जीता है। ये किस देश से हैं? जापान से हैं। इससे पहले 2023 वाला आपको याद होगा डेविड चिपरफील्ड ने जीता था, तो वो 2023 का था, ये 2024 का है। अगर आपसे पूछ लें कि प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो 2018 में जीता था बालकृष्ण दोषी ने। ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन में देखो इंपॉर्टेंट है नाम, जैसे कि क्रिस्टिना प्रिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता इन्होंने, चेक रिपब्लिक की है। प्रोफेसर बीआर कंबोज एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता, और पॉल लिंच बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने 2023 के लिए। आयरलैंड के लेखक हैं, इनके उपन्यास परफेक्ट सॉन्ग के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता। और 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने जीता था। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट होमवर्क प्रश्न आ रहा है, तैयार है? मैं पूछ रहा हूं अभी 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? वो जर्मनी की लेखिका है, और उन लेखिका का नाम आपको बताना है, उनके नॉवल का नाम आपको बताना है। मैं अनुवादक का नाम बता देता हूं जो ट्रांसलेटर रहे थे, माइकल हॉफमैन उनका नाम है। बाकी दो चीजें आपको बतानी है, वो इंपॉर्टेंट है। बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी मार्च 2024 में भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अग्नि 5। तो याद रखना ये भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका भी सफल परीक्षण किया। और याद रखना ये सफल परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत किया गया। कहाँ पे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर, जो उड़ीसा में है। और ये जो मिसाइल है इसकी खास बात क्या है? ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, MIRV टेक्निक जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इससे अगर सिंपल सा अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मतलब एक बार आप इसको फायर कर दोगे तो ये कहीं सारे जगह पे वॉर कर सकती है, कई सारे टारगेट को हिट कर सकती है। ये इसका मतलब हो गया। इसके रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसकी स्पीड याद है 24 मैक इसकी स्पीड है। 1 मैक के बारे में मैंने आपको बताया था, साउंड की जो स्पीड होती है उसको 1 मैक कहा जाता है। तो अब उसका 24 गुना कर लो, इतनी इसकी स्पीड है। और इस अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण क्या होगा, फायदा क्या होगा, इससे आप कहीं भी आसानी से इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। वैसे भारत के अलावा अब दुनिया में सिर्फ 8 देशों के पास ही इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंट मतलब एक महाद्वीप से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी आप हमला कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है, और जो भी इससे संबंधित जानकारियां हैं वो सारी मैंने आपको शॉर्ट में दे दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो मोदी जी ने भी हरियाणा में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, जिसे आप द्वारका एक्सप्रेस वे भी बोलते हो। इसका निर्माण 4100 करोड़ रुपए में हुआ है, और ये देश का पहला ऐसा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन रोड है। और कितना लंबा है ये द्वारका एक्सप्रेस वे? 29 किलोमीटर लंबा है। इस पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज हैं, और ये एक्सप्रेस वे दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ेगा। तो ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भारत। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अभी इसने दुनिया में सर्वाधिक हथियार खरीदने वाले देशों की सूची जारी की, और इस लिस्ट के अनुसार जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है, मतलब हथियार खरीदने वाला देश। और दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है, फिर तीसरे स्थान पे कतर है। अच्छा, सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अगर पूछे, हथियार बेचने वाला देश, तो पहले स्थान पे अमेरिका है, फिर फ्रांस, फिर रशिया। और भारत जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है ना सूची के अनुसार, लेकिन सबसे ज्यादा हथियार किस देश से खरीद रहा है? तो फिर आंसर होगा रशिया से। तो खत्म करते हैं आज का सेशन। और बीच में देखो मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि
डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में तो मैं आपको बोल भी देता हूँ, लेकिन मेरा मानना है ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है और यहाँ पे सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सिंसियर स्टूडेंट ही हैं, जो टाइम पास के लिए होते हैं कि छोटा वीडियो बनाओ, कम बताओ, कम समझाओ, कम रिवीजन कराओ, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सारे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जिनका मकसद केवल है पढ़ना और पढ़ना। सारे मेहनती बच्चे हैं यहाँ पे, इसलिए शायद मैं बीच में बोलता भी नहीं हूँ, डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ आप मेहनती हैं तो मेहनत की कदर करते हैं। और मेरे बिना बोले सेशन को प्लीज लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि इस तरह के वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। व्यूज तो आते नहीं है, देख सकते हो आप भी, लेकिन कम से कम जितने लोग देखते हैं उनका तो मुझे सपोर्ट मिले। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करा करें, कम से कम जितने व्यूज आ रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी आ रहे हैं 2-3 हजार, उतने तो लाइक्स मिले, उतने तो लोग पसंद करें। और अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।